नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वक्फ बोर्ड को लेकर अंतरिम फैसले की। जिस तरीके से मौजूदा सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर आई थी, उसके बाद यह मामला जो है जिसको चैलेंज किया गया था, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुनवाई की थी माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना और जॉर्ज मसी ने। हालांकि अब वो रिटायरमेंट हो गए, तो अब यह मामला सीधा चला गया सीजेआई बीआर गवई को। अब आज सब लोगों को इसका इंतजार था कि क्या होगा, तो हुआ वही जिसको सबको पता था। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस फैसले से कहीं ना कहीं आज एक बार फिर जो है वो हिंदू हार गया। क्यों हार गया, यह भी जो है वो एक बड़ा सवाल है। तो आप देखिएगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने 48 संशोधन या 48 बिंदुओं पर अपना प्रस्ताव लेकर आई थी और विधेयक को मंजूरी दी थी। अब ऐसे में सवाल उस वक्त भी था, क्योंकि कुछ और ऐसे बिंदु थे जिसके ऊपर सरकार को काम करना था, लेकिन हो सकता है सरकार को लगा हो कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो संसद से पास हुआ और फिर उसके बाद चैलेंज किया गया। अब चैलेंज किया गया तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम फैसला आया है, यह फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसले का मतलब आप यह मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को राहत जो है वो मिल गई है। और कैसे, अगर इसमें आप देखिए तो जो भारतीय जनता पार्टी की या मोदी सरकार जो संशोधन लेकर आई थी उसमें शर्त यह थी कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है, उसके लिए 5 साल मुस्लिम धर्म का पालन होना जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का धर्मांतरण होता है, तो वो, क्योंकि कई बार जो है वो दबाव में लेकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए ही धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए 5 साल की जो है वो अनिवार्यता एक शर्त लगा दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। अगला जो अगर बिंदु हम देखेंगे तो उसमें था कि इसमें जो भी कोई वक्फ करता है और अगर वक्फ की प्रॉपर्टी वो हो जाती है तो सर्वे कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा। तो मोदी सरकार का कहना था कि इसकी जांच कलेक्टर के थ्रू होनी चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी स्टे लगा दिया कि जमीनी विवाद की जो जांच है वो कोर्ट नहीं करेगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट करेगा। आगे आप आपको शायद मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद में, जब इससे पहले आप देखोगे तो वक्फ बोर्ड में 3 सदस्य जो है वो गैर मुस्लिम होते थे, तो सरकार ने जो है वो इसको ज्यादा करने की कोशिश की। तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 3 से ज्यादा जो है वो गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते, और मैंडेटरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अगले बिंदु में कि इस वक्फ बोर्ड का, इस मुस्लिम बोर्ड का जो है वो सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद में एक जो बात बोली वो ये थी कि ये संशोधन अधिनियम जो है वो असंवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक है, क्योंकि चुनौती यह दी गई थी कि यह असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक तो था ही नहीं, यह पूरा देश को पता है, क्योंकि जो विधेयक लेकर आई थी सरकार संसदीय कमेटी के थ्रू, वो जेपीसी में गया, उसकी पूरी जो है वो जांच पड़ताल, सबकी जो है वो राय मशवरा की गई, और उसके बाद में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ने पूरी मेजोरिटी के साथ उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करवाया। तो वो विधेयक असंवैधानिक तो हो ही नहीं सकता था। तो अगर आपको इसको ये लगे कि कोर्ट ने जो है वो, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है, तो इसमें जो है वो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि भावनाओं में बहकर हम अपने काम की चीजें निकाल लेते हैं और अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोर्ट में जीत हुई है। नहीं, आज के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों की, या हम कहें कि इस पूरे देश की हार हुई है। और मैं कभी नहीं कहता हिंदू इसमें हारा है, आज हिंदुस्तान हार गया है। और क्यों हार गया है, इसके कारणों पर भी मैं जो है वो समीक्षा करने वाला हूं।
कुछ जो है वो बिंदु लेकर आता हूं। इससे पहले संजीव खन्ना और इसके अलावा अगर आपको पता हो तो जॉर्ज मसीह जो रिटायरमेंट चले गए, उनके अगर आप उसको फैसले को देखोगे तो उन्होंने कहा था कि इसमें कोई भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं हो सकती। अब यह काम जो है वो खुलेआम चलने वाला है। उन्होंने आगे यह भी कहा था अपने फैसले में कि किसी भी संपत्ति को इससे बाहर भी नहीं किया जाएगा, इसकी जांच होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए और आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वो वक्फ बोर्ड की तख्तियां लेकर लोग उसके बाहर खड़े हैं। अब मैं जब ये कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अब आप देखिएगा पूरे दिन भर दो चीजें होने वाली है। एक, जो प्रो बीजेपी मीडिया है वो अपनी जीत दिखाएगा कोर्ट के अंदर कि देखिए, और जो अपने आप को दम्भ भरते हैं सनातनी होने का, वो भी ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हो गई। और दूसरा वामपंथी मीडिया, वो सरकार को कोसता हुआ नजर आएगा और वो आईना दिखाने की कोशिश करेगा कि आप कुछ भी कर लीजिए। और आईना क्या दिखाया जाएगा? आईना यह दिखाया जाएगा कि इस देश के भले के लिए केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, जब तक सुप्रीम कोर्ट बैठा है, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरीके के फैसले आएंगे और इस तरीके की अड़चने जो है वो आपके पैरों में बेड़ियों की तरह बांध दी जाएगी। आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बार फिर इसकी जद में जो है वो जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, महात्मा गांधी आ जाएगा, और फिर कुछ कांग्रेसियों को इससे जो है वो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वक्फ को आखिरी जो संशोधन किया था यूपीए 2 की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिस तरीके से वक्फ को अनलिमिटेड पावर दे दी थी, और खामियाजा क्या हुआ? अगले 4 साल में वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो 4 गुना बढ़ गई। जितनी जो है वो 60-70 सालों में नहीं बढ़ी, वो 4 साल में बढ़ गई। और जब केंद्र सरकार ने इसका सर्वे करवाया तो उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी। बाद में किन कारणों से मुख्तार अब्बास नकवी को हटाया गया और उसके बाद में आज तक उनको ऐसा किसी पद पर नहीं रखा गया? क्यों नहीं रखा गया? सीधे तौर से आंकलन निकल के आता है कि उनका झुकाव जो है वो किस तरफ था। और आज ये देश जो है पूरा हिंदुस्तान ही वक्फ बनता चला जा रहा है। दावे किए जा रहे हैं केरला में जो है वो एक ईसाइयों के पूरे गांव को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो 1500 साल पुराने मंदिर है उनको वक्फ कर दिया जाता है। और फिर यूपीए 2 की सरकार ने तो सीधे तौर से संसद के सामने या आसपास के इलाकों में जहां प्राइम लोकेशन होती है उसकी लगभग 43 संपत्तियों को जो है वो वक्फ डिक्लेयर कर दिया। तो फिर बचा क्या? फिर बचा जो था वो वक्फ बोर्ड ने जो है वो क्लेम करना शुरू कर दिया कि संसद भी हमारी प्रॉपर्टी पे है और दिल्ली का हाईकोर्ट जो है वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी ही वक्फ की है। अब वक्फ की हुई कैसे? वक्फ की ऐसे हुई क्योंकि कुछ आक्रांता, कुछ आतंकवादी जो है वो इस देश में आए, उन्होंने इस देश के ऊपर राज किया और फिर उसके बाद में उन्होंने ये लिखकर दे दिया कि आज से ये प्रॉपर्टी हमारी ही है। तो उससे पहले का इतिहास जो है वो उसको भुला दिया गया। उन आक्रांताओं ने बुलाने की कोशिश की और उसके बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने भी वही खेल खेला जो वो आक्रांता खेल रहे थे। और क्यों खेला? अगर हम उसको समझेंगे तो 1947 में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ। तो जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, उस हिसाब से पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री हुआ। तो पाकिस्तान तो पूरा वक्फ है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान पूरा वक्फ हुआ, क्योंकि सिखों ने और हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान को, ये तो नहीं कहूंगा मैं, इन मुसलमानों को दान में दे दिया कि आप ठीक है, अब आप यहां रहिए। तो फिर आप सोचकर देखिए, जब हिंदुस्तान ने मुसलमानों को पूरा पाकिस्तान ही दे दिया तो फिर हिंदुस्तान में इनका हिस्सा कौन सा बच गया था? फिर तो हिंदुस्तान हिंदुओं का हुआ, हिंदुस्तान जो है वो सिखों का हुआ, हिंदुस्तान जैनियों का हुआ, हिंदुस्तान जो है वो बौद्धों का हुआ। मुस्लिम इसमें कहां से आ गए? लेकिन एक अजीब तरीके से एक तर्क दिया गया कि जो मुस्लिम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं वो हिंदुस्तान में रह सकते हैं।
तो आज वो प्यार करने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, जो वक्फ बोर्ड का जो है वो सरकारी संपत्तियों पे और निजी संपत्तियों के ऊपर दावा करते हैं, आज वो सड़कों पर तख्तियां लेके घूम रहे हैं। देखिए हम कितना प्यार जो है वो हिंदुस्तान से करते हैं। आज वो लोग, क्योंकि कल उस संदर्भ में जो है वो जाना नहीं चाहिए, भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया तो उनके दिल में दर्द हुआ, इतना हिंदुस्तान से वो प्यार करते हैं कि पाकिस्तान जब बड़े टूर्नामेंट में हार जाता है तो यहां पर कुछ लोगों को जश्न मनाने के ऊपर जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतना प्यार, पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती है, इतना प्यार जो है वो यहां पर दिखाया जाता है। और ये किसने किया? ये किया महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने। इसके लिए जो है वो अगर कोई दो व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो दोनों जिम्मेवार है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। जब इस्लामिक कंट्री बना दिया तो सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए? आपने चटगांव दे दिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश नहीं कहेंगे हम, पाकिस्तान को, जहां पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी, अगर आप देखोगे तो चुल्लू भर से माइनॉरिटी थे, बाकी सारे हिंदू थे, आपने पाकिस्तान को दे दिया। तो इसका मतलब आपने वो वक्फ कर दिया, आपने वो प्रॉपर्टी दान कर दी, वो लोग यहां आ गए। तो फिर इस हिस्से में जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी हुई? भारत सरकार की। और उधर किसकी हुई? पाकिस्तान सरकार की। तो अब आगे का खेल देख लीजिए इन लोगों का। तो आगे क्या हुआ? आगे जो हुआ वो ये था कि मुस्लिम जो भारत में रुक गए तो नेहरू ने लियाकत समझौता किया। अब नेहरू लियाकत समझौता जो है वो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्या है। और नेहरू लियाकत समझौता ये कहता है कि आप माइनॉरिटी को जो है वो विशेष दर्जा दोगे। तो भारत ने कहा जी हम देंगे क्योंकि हम माइनॉरिटी से बहुत प्यार करते हैं, तो विशेष दर्जा दे दिया। तो क्या पाकिस्तान ने विशेष दर्जा दिया? आज पाकिस्तान की माइनॉरिटी कहां है? हमारी माइनॉरिटी तो जो है वो पाकिस्तान जितनी आबादी पैदा कर चुकी है। तो फिर पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी थी उसने आबादी क्यों नहीं बढ़ाई? क्या उसकी सरकार ने नसबंदी कर दी थी? आप खुद सोचकर देखिए, अगर आप इसको सोचोगे तो आपको इसका जो है वो जवाब जरूर मिलेगा। और फिर उसके बाद में अगला खेल जो हुआ वो ये हुआ कि वहां पर जो है जो भी प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी थी उसको सरकार ने अपने अंडर में ले लिया। तो उन्होंने एक सरकारी बोर्ड बनाया। लेकिन हमारे यहां पर चूंकि जवाहरलाल नेहरू के अजीज मित्र थे मौलाना आजाद, जिनका हम जिक्र भी करते हैं, और वो उस वक्त मंत्री भी थे जब पहली बार जो है वो वक्फ एक्ट लेकर आया गया। और आपको पता है मौलाना आजाद को मंत्री कैसे बनाया गया था? मौलाना आजाद को मंत्री बनाया गया था एक जीते हुए हिंदू को, विशन चंद सेठ को, जो चुनाव हुआ जीत गया था रामपुर की सीट से, उसको हराकर। और ये चाल किसने खेली थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद में वक्फ एक्ट बनाया गया। तो आप देखिए इसको सरकारी बोर्ड बनाने के बजाय एक जो है वो निजी बोर्ड उस समुदाय विशेष के लिए बना दिया, और फिर उसमें सारे सदस्य जो है वो मुस्लिम हो गए। अब आप देखिए उसके बाद से जो है वो खेल किस तरीके से। और फिर जब 2013 में जो संशोधन हुआ, क्योंकि 1954, फिर उसके बाद में आप आ जाइए 1995, और फिर उसके बाद में 2013। तो 2013 से पहले तो मनमोहन सिंह जी ये कहते ही थे कि संसाधन, इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला जो हक है वो किसका होगा? अल्पसंख्यकों का। कहना उनको यह चाहिए था कि मुसलमानों का ही होगा, क्योंकि ये देश हम उनको धीरे धीरे देते जा रहे हैं। और अब जब इसको आगे पढ़ते हैं, क्योंकि नेहरू लियाकत के बजाय आपको उसके बाद पढ़ना चाहिए पंथ मिर्जा समझौता। और पंथ मिर्जा समझौता क्या था? पंथ मिर्जा समझौता यह था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में भारत के कुछ बड़े, हम कह सकते हैं, मंदिर और गुरुद्वारे जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनका संरक्षण भारत की शर्तों पर होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन से थे? ननकाना साहिब, इसके अलावा करतारपुर कॉरिडोर, या फिर हम बात कर सकते हैं हिंगलाज देवी जो माता मंदिर है उसकी। तो ठीक ऐसे ही भारत में भी 4 से 5 इमारतें ऐसी थी जिनका संरक्षण पाकिस्तान की शर्तों पर होना चाहिए था। यह पंत मिर्जा का समझौता है। तो आखिर इस 4 संपत्तियों के अलावा ये वक्फ की संपत्तियां कहां से आना शुरू हो गई? आप खुद सोचकर देखिए। और आलम यह हुआ
कि धीरे धीरे ईडन गार्डन भी हमारा है। इसके अलावा पुराने जो मंदिर है, जब इनके बाप दादा पैदा भी नहीं हुए थे, भारत में आए भी नहीं थे, तब से जो मंदिर बने हुए हैं वो भी इनके ही हैं। तो इस तरीके का जो है इन लोगों को छूट दी गई, और जो छूट दी गई अब आप उसका देख सकते हो कि आज जो है वो अंतिम रूप से क्या परिणाम है कि 10 लाख आपको पता होगा प्रॉपर्टियां वक्फ घोषित हो चुकी है। क्यों, कैसे और कब की गई, कोई डेटा नहीं है, कोई कागज नहीं है। और जब राम मंदिर, जब पुराणों से यह लिखा हुआ था, जब से ये आक्रांता आतंकवादी जब भारत में आए नहीं थे, तब उससे भी कई हजारों साल पहले जब भारत में राम, या हम कहें कि हिंदुस्तान में भगवान राम का जन्म हुआ, तो उनके मंदिर के लिए, उनकी जन्म स्थली के लिए सुप्रीम कोर्ट में कागज मांगे जाते थे। और आज इनसे बिहार में जिस तरीके से एसआईआर चल रहा है, उसके कागज मांगे जा रहे हैं, तो फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ऐसे अर्बन नक्सल, या हम कहें कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं ऐसे लोगों को बचाने के लिए। तो अब आप कहिए, सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य क्या है? इस देश का दुर्भाग्य है, वो आप समझ गए, सुप्रीम, या हम कहें सर्वोच्च, आगे आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा अगर हम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो हम किसी फैसले के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि हम उस फैसले को मानने के लिए मजबूर हैं। और जो ऊपर बैठे हैं वो कुछ भी फैसला दे सकते हैं, भले ही किसी भी जज के घर पे जो है वो लाखों करोड़ों का केस जो है वो जला हुआ मिले, या फिर जिस तरीके से आपने देखा होता, अभी सुदर्शन रेड्डी वाइस जो प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हुए थे, और सलवा जुडूम जैसे फैसलों पर विवादित फैसले दे और उससे 36 निर्दोष लोगों की जान चली जाए या हत्या करा दी जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरीके से जो है वो इसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो है वो क्या कर रहा है, कैसे फैसले दे रहा है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, भले ही सरकार जो है वो कितनी भी टकराव की स्थिति में आ जाए, सरकार कितना ही जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे, लेकिन इसके आगे जो है वो एक और व्यवस्था है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सबको देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की नजर सब पर है, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट को कोई देख सकता है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजर रख सकता है। यह है आज का हिंदुस्तान, जिसमें आप और हम लोग जो है वो रह रहे हैं। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।